आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 6 हमारा जो लास्ट चैप्टर है दैट इज फॉर्मिंग ऑफ सिरेमिक्स से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मिंग ऑफ द सिरेमिक्स यानी कंसोलिडेशन ऑफ द सिरेमिक्स के शेप करना है। आपने ग्रीन बॉडी को किसी शेप में लेकर आना है। तो बाज़ औक़ात आप सिरेमिक्स को सिर्फ कंप्रेस करते हैं तो उससे वो शेप में नहीं आता, यानी बाय यूजिंग द हाइड्रोलिक प्रेस कंप्रेस करके आप एक डिस्क शेप बनाना चाह रहे हैं तो वो पाउडर इतना फाइन होता है वो कंप्रेस होके एक शेप नहीं लेता और उसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो जाता है। तो in order to form a ceramic a certain shape उसको देनी है तो different additives यूज किए जाते हैं। अब ये additives जो हैं ये कंट्रोल करते हैं कि in order to achieve the desired shape of that green body और कंट्रोल करते हैं पैकिंग यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि अगर पैकिंग यूनिफॉर्मिटी ना हो किसी सिरेमिक मटेरियल में तो उसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी आपने उसको कंप्रेस करके अभी रखा है और उसके अंदर फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो गया क्योंकि वो पाउडर जो था वो यूनिफॉर्मली पैक्ड नहीं था। तो एडिटिव्स जो हैं वो पैकिंग यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट जो आपके मेथड्स हैं जिसके थ्रू मोल्डिंग एक्चुअल में शेपिंग का प्रोसेस जो है वो आप क्या करते हैं किसी मोल्ड के अंदर डाल के उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, या ये देखिए टेप कास्टिंग में फिल्म की फॉर्म में कास्टिंग की जाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग है, डिफरेंट टाइप की जो टेप कास्टिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग है। बेसिकली इनमें एडिटिव्स को सुटेबल एडिटिव्स को यूज करना जरूरी होता है क्योंकि आप उसके बगैर पैकिंग यूनिफॉर्मिटी और डिजायर्ड शेप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, एडिटिव्स जो हैं वो दो तरह के हैं। These can be either organic or inorganic in composition. Organic composition ये सिंथेटिक भी हो सकती हैं और नेचुरली ऑर्गेनिक ओरिजिन की भी हो सकती हैं। और इनकी यूज क्या होगा ट्रेडिशनल सिरेमिक्स के अंदर, तो हमें कोई डिजाइन शेप रिक्वायर्ड नहीं होती। हमें ट्रेडिशनल सिरेमिक में इतनी पैकिंग यूनिफॉर्मिटी पे भी कंसंट्रेट नहीं करते। लेकिन फॉर द एडवांस सिरेमिक each and every process is important क्योंकि it is made to have the specific set of characteristics। तो specific set of characteristics उसी वक्त आपको अचीव होगी जब आपकी उसकी फॉर्मिंग के जो प्रोसेस है उनकी एक each and every स्टेप के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और उसको कंट्रोल में करेंगे। तो फॉर द एडवांस ceramics these additives are used एंड द ऑर्गेनिक एडिटिव्स जो आप यूज करते हैं यूजुअली फॉर द एडवांस सिरेमिक ये रिमूव किए जा सकते हैं। सॉलिड स्टेट मेथड में जब आप ऑर्गेनिक एडिटिव्स को यूज करते हैं तो ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन प्रोसेस आप इनको रिमूव कर सकते हैं, यानी बिफोर सिंटरिंग प्रोसेस आपने इन एडिटिव्स को रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट ये कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं ऑर्गेनिक। और दूसरा ये है कि अगर इनकी रेजिडुअल रह जाएं तो देयर प्रेजेंस जो है वो इन द फाइनल प्रोडक्ट वो माइक्रोस्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए माइक्रोस्ट्रक्चर को और प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए ये एडिटिव्स का सिर्फ काम क्या होता है कि फॉर्म करना। उसको फॉर्म करने के बाद जब आप उसको कैल्साइन करते हैं तो बॉडी जो ग्रीन बॉडी है वो अपनी एक शेप मेंटेन रखता है और उसमें से वो एडिटिव रिमूव हो जाता है। अब आफ्टर रिमूविंग दैट एडिटिव जब आप उसको सिंटरिंग करेंगे तो उसके अंदर जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक एडिटिव्स हैं, इनऑर्गेनिक एडिटिव्स को आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन उनका फायदा क्या होता है कि इनऑर्गेनिक एडिटिव्स अगर आपके मटेरियल के अंदर उसके रेजिडुअल्स मौजूद भी हैं तो वो कोई एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करते इन द प्रॉपर्टीज और द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। So there are certain classification of additives। हम मेनली उनको कैटेगराइज करते हैं तमाम एडिटिव्स को इनटू 4 टाइप्स: सॉल्वेंट्स, डिस्पर्सेंट्स, बाइंडर्स, प्लास्टिसाइजर्स। डिस्पर्सेंट जब आपका कोलाइडल टाइप का सोल्यूशन है यानी लिक्विड बेस आपने
यूज किया है मेथड, तो उसमें हम डिस्पर्जेंस यूज करते हैं। डिस्पर्जेंस का काम क्या होता है कि स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, या डीफ्लॉक्यूलेशन, हम कहते हैं डिस्पर्सन को डाल के हम डीफ्लॉक्यूलेशन को अचीव करते हैं, क्योंकि फ्लॉक्यूलेशन से पार्टिकल्स एक दूसरे के स्टिक होते हैं, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट फ्लॉक्यूलेशन डिस्पर्सन को यूज किया जाता है। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सॉल्वेंट्स, liquids serve two major functions. So solvents are majorly the liquids. Provide fluidity for the powder during forming. फ्लूइडिटी अगर मिलेगी तो क्या होगा, पार्टिकल का जो साइज है वो उसके अंदर एग्नोरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें फ्लूइडिटी पाउडर जो है उसमें पार्टिकल की साइज होमोजेनाइज रहेगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी पार्टिकल साइज में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। Serve as solvent for dissolving the additives to be incorporated into the body, thereby providing a mean for uniformly dispersing the additive throughout the powder. यानी ये जो आपके एडिटिव्स हैं, जरूरी नहीं किसी भी फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर आपने एक ही एडिटिव को यूज करना, मोर देन वन एडिटिव्स एट द सेम टाइम किसी भी मेथड में यूज किए जा सकते हैं। तो अगर कोई भी आपका मटेरियल है जिसकी फॉर्मिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं, कोई डिस्पर्सिंग मटेरियल को यूज कर रहे हैं, उसको डिफरेंट कोई एडिटिव यूज कर रहे हैं, कोई प्लास्टिसाइजर है या बाइंडर है, तो सॉल्वेंट का काम जो है वो उसको यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करता है, यानी तमाम पाउडर के अंदर वो पूरे होल वॉल्यूम में वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाता है। Now the selection of a solvent involves basically a choice between water and an organic liquid. Organic solvents generally have higher vapor pressure, lower latent heat of vaporization, low boiling point, and lower surface tension than water, due in a large part to the strong hydrogen bonding of the water molecules. Several common organic solvents also have a lower viscosity than water. So the actual choice, कि हम choice किसके ऊपर करते हैं किसी भी solvent की, वाटर बेस भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिक लिक्विड भी बेस हो सकता है, और दोनों के अंदर डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज और अकॉर्डिंग टू द फैब्रिकेशन टेक्निक यू आर यूजिंग, हम उसमें सिलेक्शन करते हैं। तो आप ये कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं कि लिक्विड भी यूज कर लें, वाटर को भी यूज करें और ऑर्गेनिक लिक्विड को भी यूज करें कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। जैसे कि आप सोल जेल प्रोसेस के अंदर जब अपना सॉल्वेंट बनाते हैं प्रिकर्सर सोल्यूशन के लिए, तो वो वाटर के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अल्कोहल को आप यूज करते हैं। तो आप इसमें चॉइस है कि आप ये दोनों सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज है और इन प्रॉपर्टीज को आप सामने रख के अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो यूज कर सकते हैं। Now there are following list of properties, several properties जो आपकी इन्वॉल्व होती हैं और किसी भी लिक्विड को चॉइस करने के लिए वो द एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर एडिटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि कौन से कुछ होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं, वाटर के आप यूज करते हैं तो उसके अंदर वो पाउडर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सम मटेरियल्स आर नॉट डिसॉल्वेबल इन वाटर, वो सस्पेंशन क्रिएट कर लेते हैं। यूजुअली आप जब फेराइट्स का काम करते हैं तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, जब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते तो हम कोई और मटेरियल यूज करते हैं लाइक डीएफएम। ये डीएफएम का सोल्यूशन हम यूज करते हैं, डीएफएम के सोल्यूशन के अंदर वो सॉल्युबल होता है। इसी तरह कुछ आपके सॉल्वेंट्स हैं जो कि अल्कोहल के अंदर सॉल्वेंट होते हैं, तो उसके लिए अल्कोहल अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है एक प्रोपोर्शन के साथ उसके अंदर। तो द एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर एडिटिव्स एंड द प्रिकर्सर व्हिच वी आर यूजिंग एज अ पाउडर और द सिंथेसिस के लिए जो आप यूज कर रहे हैं फॉर द फॉर्मिंग, तो उसकी एबिलिटी के वो लिक्विड वो उसको डिसॉल्व कर सके। सेकेंड इज द इवेपोरेशन रेट, कि एक दफा जब आपने उसको डिसॉल्व यूज कर लिए उसके बाद फॉर्मिंग हो गई है सेरेमिक की, तो उसको रिमूव करना है, तो किस रेट से वो इवेपोरेट होगा। थर्ड इज द एबिलिटी टू वेट द पाउडर। एबिलिटी टू वेट द पाउडर ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके वो इंटरैक्ट करेगा
कि वो वाटर के साथ जो है वो इंटरेक्शन करेगा। कुछ के होते हैं ना लायोफिलिक होते हैं, कुछ लाइकोफोबिक होते हैं। तो दिन ये चीज भी इसके अंदर मैटर करती है कि चेक किया जाए कि एबिलिटी के वो पाउडर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। द फोर्थ वन इज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का भी इम्पोर्टेंस है। किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर आप जेल की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड है कि वो विस्कोसिटी को इंक्रीज करें, और जब एयर के अंदर इन्वायरमेंट में आए तो विस्कोसिटी को इंक्रीज करें ताकि फ्लोएबिलिटी रिड्यूस हो सके। और जब वो पाउडर के अंदर सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर मौजूद है तब उसके अंदर फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए, तो विस्कोसिटी की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप विस्कोसिटी की वैल्यू, विस्कोसिटी की उस एडिटिव की वैल्यू जो है को कंसिडर करते हुए इस्तेमाल करेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द पाउडर, रिएक्ट करके कोई पाउडर की नई फॉर्म ना बना दे, कोई नया फेज उसके अंदर ना डेवलप कर दे, तो इसके लिए भी चेक करना जरूरी है। सेफ्टी, सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। सेफ्टी मतलब कि अगर हमने कोई वाटर के साथ यूज कर रहे हैं तो वो रिएक्शन, जैसे फॉस्फोरस है उसको आप वाटर के साथ यूज करेंगे, वो वैसे भी वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक किया जाएगा कि कौन सा सॉल्वेंट इसके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट द कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर तो हर एक फैब्रिकेशन प्रोसेस में कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका एडिटिव ही इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ओवरऑल it will affect the fabrication process and cost factor of the final product. General solubility के लिहाज से solubility of the solid in a liquid is enhanced if the chemical have similar functional group or similar molecular polarity. Water has a relatively high viscosity and its tendency to form hydrogen bonds with hydroxyl groups on the surface of the of oxide powders can offer steepen the effect of particle concentration on the suspension viscosity. The result is often a reduction in the solid content of the suspension for the maximum usable viscosity when comparable to the use of organic solvent. यानी डिपेंड कर रहा है कि आपकी सॉलेबिलिटी, किसी भी सॉल्वेंट की सॉलेबिलिटी फॉर द पाउडर, यानी किसी सॉलिड को अगर लिक्विड के अंदर सॉलेबल होना है तो उसको इनहांस करना है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको चेंज नहीं करेगा। अगर वो फंक्शनल ग्रुप को चेंज करेगा तो ओवरऑल इट विल इफेक्ट द माइक्रोस्ट्रक्चर। और वाटर की हमने कंसीडर की उसकी हाई विस्कोसिटी होती है एज कंपेयर हैज अ रिलेटिवली हाई विस्कोसिटी, और टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके सरफेस पे बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है विद द यूज ऑफ वाटर। लेकिन अगर इसकी रिएक्टिविटी जो है वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करे तो वो आपको सॉल्वेंट जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बल्कि वो सॉल्वेंट यूज करना चाहिए जो कि उसके फंक्शनल ग्रुप ऑफ द पाउडर को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेट करता है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर तमाम वो बॉन्ड्स आते हैं जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन से कनेक्टेड होते हैं। Despite of these disadvantages, water has a distinct advantage over organic solvent when safety, cost and waste disposal are concerned. यानी उन्होंने कंपेयर किया है कि कोई अदर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसीडर करें और वाटर को कंसीडर करें, तो वाटर की एक ये बस जो ड्रॉबैक है, जो मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इजीली हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिएट कर देता है। अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी पाउडर की फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर आप अवॉइड करें, वरना मेजरली तमाम सेरामिक्स में वाटर जो है वो सुटेबल होता है, क्योंकि सेफ्टी, कॉस्ट फैक्टर और वाटर को रिमूव करना इजी होता है। और दूसरा ये इसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेमेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर इंस्टेंस जैसे हम कंसीडर करते हैं फॉर द बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। फॉर द बायोलॉजिकल एप्लीकेशन अगर आप किसी मटेरियल को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड है
कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट है। हो सकता है कि आप जो ऑर्गेनिक एडिटिव यूज कर रहे हैं वो उस मटेरियल के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करे, यानी वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाए। लेकिन वाटर जो है इन दैट रिगार्ड वो बहुत सेफ है। दूसरा, उसमें फ्लेमेबिलिटी भी नहीं है वाटर के अंदर। तो कॉस्ट, सेफ्टी और डिस्पोजल रिमूवर के लिहाज से ये जो आपका बेस्ट ऑप्शन है इन टू यूज वाटर इंस्टेड ऑफ ऑर्गेन। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप का एक डिसएडवांटेज है, अगर वो प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो फिर वाटर को डिसॉल्व किया जाता है अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ किसी ऑर्गेनिक सोल्यूशन के साथ, ठीक है, ताकि रिएक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकें। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सेंट। डिस्पर्सन जो कि और रेफर टू एज डीफ्लॉकुलेंट। डीफ्लॉकुलेशन के अंदर पार्टिकल्स कंबाइन होते थे, यानी आपने जब एक पाउडर को, पार्टिकल्स को किसी प्रिकर्सर सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स किया, अब उसके अंदर जब तक स्टेबिलिटी रहेगी वो पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली होमोजेनियसली डिस्पर्स रहेंगे इन द सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिस्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि the van der Waals forces, these attractive forces are always trying कि पार्टिकल स्टिक करें और उससे फ्लॉकुलेशन क्रिएट होती है। अब फ्लॉकुलेशन से जब इंस्टेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स क्रिएट होगा, दैट विल डिस्टर्ब इन द लॉन्ग रन विद डिस्टर्ब द यूनिफॉर्मिटी और द पैकिंग फैक्टर ऑफ द ग्रीन बॉडी। और जब पैकिंग फैक्टर ऑफ द ग्रीन बॉडी डिस्टर्ब होगा तो एंड प्रोडक्ट का जो है वो माइक्रोस्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। So the dispersion plays a key role in maximizing the particle concentration for some usable viscosity of the surface। ये जो आपकी water based कोई solution जो create कर दे। Dispersion cover a wide range of chemical composition। Dispersants are mainly divided into three classes और ये on the basis of उनके chemical structure के base के ऊपर उनको three classes में divide किया जाता है। Simple ions and molecules. Second is short chain polymers with a functional head or end group, commonly referred to as surfactants। Surfactants mainly हम nano particles की fabrication में बहुत use करते हैं। Low to medium molecular weight polymers, usually इसके अंदर polymers as a dispersant use होते हैं for, और ये बेसिकली हम किसी भी लिक्विड बेस्ड मेथड के अंदर ये यूज करते हैं। और जब आपने पार्टिकल साइज को कंट्रोल करना है, आप फैब्रिकेट करना चाह रहे हैं कोई नैनो साइज के पार्टिकल्स, तो अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे तो आपको वो साइज कभी भी अचीव नहीं हो सकेगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कि आपके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टिक करें, ये सरफेक्टेंट्स या डिस्पर्जन उसके अंदर ये यूज होते हैं। वो डिस्पर्जन क्या कहते हैं, एक कैपिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। वो कैपिंग जो उसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाती है वो उससे सेफ्टी मिल जाती है कि एक पार्टिकल दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होता और उसके पार्टिकल साइज जो आपको डिजायर्ड है वो आप अचीव कर सकते हैं। Now comes the another additive, that is the binder. Binders are typically long chain polymers that serve the primary function of providing strength to the green body by forming bridges between the particles। Binders का आपने कॉन्सेप्ट जो था वो देखा था कि जब वो बाइंडर्स, लिक्विड बाइंडर्स आपने यूज करते हैं तो वो पार्टिकल्स के साथ ब्रिजेस क्रिएट कर देते हैं लिक्विड बाइंडर्स, और जब वो सॉलिडिफाई होते हैं सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस में तो वो ब्रिजेस जो हैं वो सॉलिड ब्रिजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको वो एक कंबाइंड फॉर्म में बाइंडर से एक और पार्टिकल के साथ से कंबाइंड उसकी पैकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है बाय यूजिंग द बाइंडर। यूजुअली जो सिरेमिक की प्रोसेस में हम बाइंडर्स को यूज करते हैं फॉर शेपिंग देम। पार्टिकल्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कंबाइन हो जाता है बाय सॉलिड बाइंडर ब्रिजेस जो उसमें क्रिएट हो जाती हैं, और वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उस पार्टिकल की जो आपने ग्रीन बॉडी क्रिएट की है उसकी शेप में फ्रैक्चर प्रोड्यूस नहीं होने देता। They also provide plasticity to the feed material
टू एड द फॉर्मिंग प्रोसेस। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी इसके अंदर जो आपकी प्रोसेस है, पार्टिकल्स जो कंबाइन हो रहे हैं उसके साथ उनकी मूवेबिलिटी, यानी एक में एग्लोमरेट नहीं हो जाते कि इकट्ठे हो जाए, इन बिटवीन जो बाइंडर्स जो ब्रिजेस क्रिएट करते हैं, तो वो प्लास्टिसिटी मतलब उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आज पार्टिकल दूसरे के साथ कंबाइन होकर एग्लोमरेशन की फॉर्म नहीं दे रहे, बल्कि पार्टिकल्स अपनी ही प्लेस में मौजूद हैं और उसके इन बिटवीन वो बाइंडर्स जो हैं वो ब्रिजेस क्रिएट कर रहे हैं और एक आपको कंसोलिडेटेड बॉडी ऑफ द ग्रीन बॉडी अवेलेबल हो रही है। A large number of organic substances can be utilized as binders, some of which are soluble in water, while other are soluble in organic liquid. जो बाइंडर्स को आप यूज कर लेते हैं उसके बाद वो बाइंडर्स जो है आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो आप डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हुए, या आपने कोई सिंथेटिक बाइंडर्स यूज किए हैं लाइक एथिलीन ऑक्साइड्स हैं, एक्राइलिक्स हैं, विन, उनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। The binders as well as other additives used to aid the forming of the green body must normally be removed as completely as possible prior to sintering, क्योंकि ये जो बाइंडर्स हैं ये डिग्रेड कर सकते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर को, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दीज बाइंडिंग्स। यानी जब आप ये फॉर्मिंग का प्रोसेस करते हैं तब आप एट सर्टेन लो टेम्परेचर उसको हीट करते हैं, और या आपके जो कोई इस टाइप के मटेरियल हैं, विनाइल या एक्राइलिक टाइप के मटेरियल्स हैं, उनको आप वैसे रिमूव करते हैं बाय यूजिंग द वाटर, इवापोरेट करवाते हैं। तो इससे बाइंडर्स को रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि ये माइक्रोस्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं और ड्यूरिंग द सिंटरिंग प्रोसेस अगर ये मौजूद रहेंगे तो आपकी वो ग्रीन की ग्रोथ जो है वो हेटेरोजेनियस टाइप की होगी। The concentration of binder is commonly much greater than that of other additives, so the burnout characteristics is of primary importance in the selection of the binder. If a dispersion is used in the forming process, then the binder should be compatible with it. यानी अगर हमने ये बात की कि अगर फॉर्मिंग का जो प्रोसेस आप कर रहे हैं किसी भी सिरेमिक फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर, आप एक से ज्यादा एडिटिव्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर कंसिडर करें कि आप कोई डिस्पर्सन के साथ बाइंडर को यूज कर रहे हैं तो दोनों को कंपैटिबल होना चाहिए, वरना ये क्या होता है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। Now the last one is the plasticizers. Plasticizers are generally organic substance with a lower molecular weight than the binder. The primary function of the plasticizer is to soften the binder in the dry state, thereby increasing the flexibility of the green body, especially utilized in tape casting. Tape casting में usually हमें फिल्म्स की फॉर्मेशन करनी होती है, और थिन फिल्म्स की जब फॉर्मेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि उसके अंदर मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी हो, तो व्हेन द बाइंडर्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से हार्डनेस प्रोड्यूस हो रही होती है। तो बाइंडर्स के साथ जब आप प्लास्टिक साइजेस को यूज करते हैं तो वो प्लास्टिसाइजर्स फ्लेक्सिबिलिटी यूज करते हैं ग्रीन बॉडी की। For forming process in which the binders is introduced as a solution, the plasticizer must be soluble in the same liquid used to dissolve the binders. यानी अगर सॉल्वेंट के साथ अगर बाइंडर्स यूज कर रहे हैं, बाइंडर्स को सॉरी अगर बाइंडर के साथ या आप ये सोल्यूशन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो वो भी बाइंडर, सॉल्वेंट और प्लास्टिसाइजर तीन चीजों को आप यूज कर रहे हैं, तो वो तीनों की तीनों they should dissolve in the same liquid. अगर वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती तब उसका यूज नहीं रहता, वो यूजफुल नहीं रहती। ठीक है, in the dry state the binders and the plasticizers are homogeneously mixed as a single substance. The plasticizer molecules get between the polymer chains of the binders, thereby disturbing the chain alignment and reducing the van der Waals force when attractive bonding between the adjacent chain. This leads to softening of the binders but also reduces the strength. Binders जो हैं usually हम उन materials के अंदर use करते हैं जहाँ पे हमें hardness required होती है, लेकिन अगर आपको flexibility required है
तो बाइंडर्स के साथ प्लास्टिसाइजर्स को यूज किया जाता है, और प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं कि वो सॉलिड ब्रिजेस के ऊपर वो अपने अलाइन कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं, उसके बिटवीन जो बॉन्डिंग है उसको रिड्यूस करते हैं, देयर बाय वो सॉफ्टनिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इन द लॉन्ग रन हार्डनेस उसकी रिड्यूस हो रही होती है. Now this was all about the additives, the different additives that we can use during the ceramic forming process. The last topic of this chapter is the grain growth and coursing. Grain growth यूजली आप इस्तेमाल करते हुए कि ग्रेन जो है उसको अगर टेम्परेचर मिले, टाइम मिले, तो ग्रेन ग्रो करते हैं. ग्रेन ग्रो किस तरह करते हैं, पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं और एक सिमेट्री में कंबाइन होते हैं, उसकी अरेंजमेंट होती है. तो हम कहेंगे कि अगर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट बन जाती है तो ग्रेन जो है वो ग्रो करता है. Grain growth is the term used to describe the increase in the grain size of a single phase solid, or in the metric grain size of a solid containing second phase particles. अगर कोई आपका मैट्रिक्स है, कंसिडर करते हैं कोई आपका अमॉर्फस मटेरियल है, उस अमॉर्फस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, जब आप उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम प्रोवाइड करते हैं, यानी क्योंकि एक फेज का डेवलप होना एक हाफ टेम्परेचर पे है. अगर इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट टेम्परेचर, अगर उससे लेस होगा या ज्यादा होगा तब भी फेज आपका डेवलप नहीं. वो स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज जब उसको प्रोवाइड की जाएगी तो एटम्स जो हैं वो अरेंज होंगे. अरेंज हो, नंबर ऑफ क्रिस्टलाइट जब अरेंज होते जाएंगे, जितने ज्यादा क्रिस्टलाइट एक ही डायरेक्शन में अरेंज होंगे, तो आप ये देखते हैं कि एक्सआरटी में पीक इंटेंसिटी इंक्रीज करती है. इसी तरह अगर माइक्रोस्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो टेम्परेचर और टाइम जब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ग्रेन जो है, एक ग्रेन जो एक ही फेज के हैं ग्रेन, वो दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ग्रेन ग्रो करते हैं. और एक मैट्रिक्स के अंदर हम कहेंगे इसकी सेकंड फेज ग्रो करता है, यानी मैट्रिक्स एक फर्स्ट फेज है और उसके ऊपर जो एक फेज डेवलप हो रहा है वो एक सेकेंडरी फेज. Grain growth occurs in both dense and porous polycrystalline solids at sufficiently high temperatures. Usually high temperature required होता है for the ceramic grain growth के लिए. For the conversion of matter, the sum of the individual grain size must remain constant. So an increase in the average grain size is accompanied by the disappearance of some grains, usually the smaller ones. जब आप हाई टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं और वो एक होल्डिंग टाइम तक आप रखते हैं कुछ टाइम के लिए उस टेम्परेचर पे, तो स्मॉल ग्रेन्स भी जो कंबाइन होके लार्जर ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. In porous solid, both the grains and the pores commonly increase in size, while decreasing in number. Sorry, इसमें ग्रेन जब आप इंक्रीज करते हैं तो पोर्स जो हैं, अगर किसी पोरस मटेरियल को आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ग्रेन्स इंक्रीज करते हैं और पोर्स रिड्यूस करते हैं. Because of the considerable interaction between the grains and the pores, microstructure evaluation is considerably more complex than for the dense solid. अब इसके अंदर अब ये जो इंटरेक्शन हो रही है, ग्रेन जो है वो सॉलिड जब ग्रो कर रही है तो वो पोर्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं. अब जो वो पोर्स को रिड्यूस करेंगे तो माइक्रोस्ट्रक्चर में एक ड्रास्टिक किस्म की चेंज आएगी. पहले एक वो पोरस टाइप का स्ट्रक्चर था, अब वो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है. ठीक है, तो वो स्टडी करना मोर कम्पैक्ट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब जहाँ पे पोर्स ज्यादा हैं वहां पे ग्रेन की ग्रोथ डिफरेंट होगी, जहाँ पे पोर्स कम है वहां पे ग्रेन की ग्रोथ डिफरेंट होगी. फ्रीक्वेंटली द टर्म कोरसिंग is used to describe the process of grain growth coupled with pore growth. कोरसिंग का जो प्रोसेस है, कोरसिंग के प्रोसेस को हम नॉर्मली टर्म करते हैं कि इस प्रोसेस में दोनों जो हैं पोर भी ग्रो कर रहे हैं और ग्रेन भी ग्रो कर रहे हैं. आपका कोरस मटेरियल बन रहा है, यानी इंडिविजुअल ग्रेन जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और पोर्स जो हैं वो रिड्यूस नहीं हो रहे, उनका साइज भी इंक्रीज कर रहा है. तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है कोरसिंग का. Grain growth in ceramics is generally divided into two types: normal grain growth
जिसको आपको होमोजेनियस फ्लो एंड ग्रोथ कहते हैं, जो होमोजेनियस माइक्रोस्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, कंपैक्ट माइक्रोस्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. The second one is abnormal grain growth, which is sometimes referred to as exaggerated grain growth, discontinuous grain growth, या आप इसको कहेंगे कि ऐसा ग्रेन ग्रोथ जो कि हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें. मैम जब हम एडिटिव्स यूज करते हैं तो हम कितने एडिटिव्स एट ए टाइम डाल सकते हैं? अगर हमने प्लास्टिसाइजर भी डालना है और साथ हम कोई और भी एडिटिव डाल दें तो वो आपस में उनका कोई रिएक्शन के साथ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाता? यही तो चेक करना होता है ना. आप इसमें 2 या 3 एडिटिव्स भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अगर आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आपने कोई मटेरियल है उसमें वो फॉर्म भी नहीं हो रहा, अगर वो फॉर्म नहीं हो रहा तो उसे हम बाइंडर्स डालते हैं ताकि वो उसमें ब्रिजेस क्रिएट हो जाए और एक शेप फॉर्म हो जाए. लेकिन उसी मटेरियल के अंदर हमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम उसके अंदर प्लास्टिसाइजर. तो रिक्वायर्ड क्या है कि एक या दो या तीन, दो से ज्यादा जो एडिटिव्स आप यूज कर रहे हैं वो आपस में कंपैटिबल हो, आपस में भी कंपैटिबल हो, और दूसरा कि आपके जो मटेरियल है उसके साथ कोई नया फंक्शनल ग्रुप ना क्रिएट कर दें, कोई नया फेज ना क्रिएट कर दें, उसकी फेज ट्रांजिशन ना प्रोड्यूस कर दें. तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो हर तरह से सुटेबल हो, कंपैटिबल हो विद द मटेरियल और एक दूसरे के साथ. ये सब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फैब्रिकेशन के लिए, आपको एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिक्वायर्ड है. ठीक है. और मैम एडिटिव्स को बाद में रिमूव करना होता है? एडिट ऑर्गेनिक को रिमूव करना होता है क्योंकि वो डिस्टर्ब कर सकते हैं ना. ऑर्गेनिक का अगर एटम इन बिटवीन मौजूद है तो वो ग्रेन ग्रोथ नहीं होने देगा, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी माइक्रोस्ट्रक्चर में. लेकिन इनऑर्गेनिक एडिटिव्स जो हैं उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती. बाजुका तो ये एडिटिव जो है हाई टेम्परेचर में वैसे ही रिमूव हो जाते हैं, तो आपको एडिशनल काम नहीं करना पड़ता. जब आप उसकी सिंटरिंग कर रहे होते हैं ना, यूजली फॉर द ग्लास सेरामिक्स की फॉर्मेशन में एक न्यूक्लिएशन का प्रोसेस होता है और फिर एक सिंटरिंग का प्रोसेस. और ड्यूरिंग द न्यूक्लिएशन प्रोसेस जब आप उसकी सिंटरिंग न्यूक्लियाई उसके क्रिएट हो रहे होते हैं तब